माइक अपना थिंकिंग केस म्यूट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ, ठीक है। थिंकिंग एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। थिंकिंग एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसे वातावरण से मिलने जुलने वाली सूचनाएं बताए हैं, है ना, कि ये वातावरण से हमें एडप्ट होती है। जो इन्फॉर्मेशन हम वातावरण से लेते हैं वो थिंकिंग है ना। जो इन्फॉर्मेशन हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिलती है, जो हम रिसीव करते हैं, वही थिंकिंग होती है। कुछ लोगों ने इसे एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया बताई है कि किसी समस्या तथा इसके समाधान यानी सही अनुक्रिया के बीच मध्य में होती है, ठीक है। किसी समस्या या समस्या के समाधान के मध्य की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? चिंतन कहलाती है, ठीक है। चिंतन को एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। अव्यक्त मतलब जो कि व्यक्त नहीं किया जा सके, है ना। जो प्रक्रिया मस्तिष्क के अंदर ही चलती रहती है और उसे हम अपने मुंह से बोल नहीं पाते हैं, उसे ही हम चिंतन कहते हैं, ठीक है। इसमें कागन तथा हेवमैन 1976 ने चिंतन की एक सर्वश्रेष्ठ एवं व्यापक परिभाषा दी है। इनके अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है, ठीक है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? सिल्वरमैन 1978 के द्वारा ये कहा गया है कि चिंतन एक ऐसी संक्षिप्त चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है, ठीक है। गॉट इट? आप लोग समझ पा रही हैं बात को? यस मैम। ओके, ठीक है। इन परिभाषाओं का इसमें बेरोन 2006 के अनुसार चिंतन में संप्रत्ययों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। जैसे मान लो कि किसी चीज़ को हम सिंबल बनाते हैं, है ना, उस सिंबल पे हम सोचते हैं, हाँ, तो वो थिंकिंग है हमारे दिमाग में, लेकिन उस थिंकिंग को हम बाहर नहीं व्यक्त करते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं। अव्यक्त तरीके से उस चीज़ को मस्तिष्क में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। चिंतन प्रक्रिया के बारे में कुछ ठोस तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं जो निम्नांकित हैं। पहला है, चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है, ठीक है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु सामने में उपस्थित हो तभी हम उसके बारे में चिंतन करेंगे। उसकी अनुपस्थिति में भी हम उसकी कल्पना करके उसके विषय में चिंतन करते हैं, ठीक है। जी मैडम। हम उन वस्तुओं का एक सिंबल बना लेते हैं ना, हमारे दिमाग में उसका एक सिंबल हो जाता है और एक प्रतीक के रूप में हम उसे अपने मन में बना लेते हैं और उसी के आधार पर चिंतन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चूंकि चिंतन में मानसिक जोड़ तोड़ होता है जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता, है ना, उसमें क्या होता है? मानसिक जोड़ तोड़ होता है जो कि बाहर से देखा नहीं जा सकता। कहने का मतलब कि लगेगा नहीं कि तुम्हारे अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है, इस चीज़ को तो कोई देख नहीं सकता है ना। लेकिन अपने मन के अंदर अंदर ही अंदर उधेड़ बूंद चलती रहती है ना, उसी को हम चिंतन कहते हैं। अतः चिंतन एक प्रकार की अप्रकट व्यवहार है जिसे हम प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया होती है। इसका मतलब यह हुआ कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया
जो स्टिमुलस है और उसके प्रति जो प्रक्रिया की गई है उसकी प्रक्रिया सही हो, है ना, और उस उद्दीपक तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया के बीच होने वाली प्रक्रिया को हम चिंतन कहते हैं। उद्दीपक और उद्दीपक के बीच होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। ठीक है। चिंतन की प्रक्रिया में किसी न किसी समस्या का समाधान होता है। ठीक है। चिंतन की जो प्रक्रिया होती है, जब हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो समस्या का समाधान होता है ना। किसी विषय के बारे में हम जब सोचते हैं तो सोचते सोचते उस चीज़ के निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। तो ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि अव्यक्त प्रक्रिया है, इसे बाहर से नहीं देखा जा सकता है और ये हम मन के अंदर ही सोचते हैं और सोचने के बाद उसकी प्रक्रिया करते हैं। ठीक है। यही कारण है कि Yes, ma'am. चिंतन को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, वैसे विटेकर 1970 ने समस्या समाधान व्यवहार कहा है। समस्या समाधान का व्यवहार क्या है? चिंतन है। विटेकर ने यह बताया है कि चिंतन में या समस्या समाधान व्यवहार में व्यक्ति प्रायः प्रयत्न तथा भूल करता पाया गया है। प्रयत्न और ट्रायल एंड एरर। प्रयत्न मतलब प्रयास और भूल मतलब कि गलती, है ना। जब तक ट्रायल एंड एरर नहीं होगा तब तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। ऊपर वर्णन किए गए जितने भी तथ्य मैंने बताए हैं इसके पहले अभी, उसके चिंतन के स्वरूप को एक झलक इसकी अवश्य मिल जाती है, परंतु इसके स्वरूप के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें उन निष्कर्षों तक पहुंचना होगा और उस पर ध्यान देना होगा। हम्फ्री 1963 ने चिंतन पर व्यक्त किए गए अनेकों मनोवैज्ञानिकों के विचारों पर विश्लेषण किया है। ठीक है। और हम्फ्री ने चिंतन के स्वरूप के बारे में कुछ तथ्य बतलाए हैं। ठीक है। नंबर 1 में है, चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब मनुष्य या पशु के सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान वह करना चाहता है। मनुष्य या पशु के सामने कोई इस तरह की समस्या आती है जिसका समाधान वो करना चाहता है, तब चिंतन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। समस्या से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति या घटना से होता है जिसे जीव, पशु या मनुष्य को एक लक्ष्य तक पहुंचाए और उसके पहुंचने का रास्ता उसे नहीं दिखलाई पड़ता है, तब चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, चिंतन में समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं को जो समाधान के पहले अलग अलग होते हैं एक साथ समायोजित किया जाता है। ठीक है। चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित होता है, लेकिन व्यक्ति वास्तव में गत अनुभूति का उपयोग चिंतन में किस प्रकार करता है, इसे मनोवैज्ञानिक सही ढंग से पता अभी तक नहीं लगा पाए हैं कि वो किस तरीके से इस चिंतन को अपने मस्तिष्क में करता है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? चाहे मानव चिंतन हो या पशु चिंतन, चाहे जीव को हो यानी पशु या मनुष्य, अप्रकट व्यवहार करना हो या प्रकट व्यवहार, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया होती है ना। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया होती है, यह तय है। ठीक है। प्रत्येक चिंतन का उद्देश्य किसी समस्या को सुलझाना होता है। सामान्यतः एक ही बार के प्रयास में समस्या सुलझ नहीं जाती है। हम बार बार प्रयास करते हैं तभी तो